क्या नाम है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको वर्ड यूज होता एक तो कार्बोहाइड्रेट के लिए, एक तो ग्लूकोज के लिए। लिसिस जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता बोलो? लिसिस का मतलब क्या रहता? ब्रेक डाउन। ग्लाइकोलिसिस का एक और एक नाम रहता ईएमपी पाथवे। क्या नाम रहता? ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे किसके ऊपर? जो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर करे थे उनके नाम के ऊपर। ठीक है, तो ईएमपी पाथवे हो गया और साथ ही साथ क्या हो गया? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, यहाँ पे आप लोग मान लो कि ग्लाइको वर्ड का मीनिंग क्या है? यहाँ पे ग्लूकोज। क्या है यहाँ पे? ग्लूकोज। इसका मतलब यहाँ पे हम किसका ब्रेक डाउन करने वाले हैं? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने वाले हैं। और ब्रेक डाउन को ही आप लोग क्या कहते हैं? लिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको आप? लिसिस। पहला सवाल ये होगा कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे? पहला सवाल क्या होगा कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होगा? तो हमारे पास ठीक है, पहले सवाल से पहले हम ये देखेंगे इसको डिस्कवर किसने करा था। इसके डिस्कवर किसने करा था हमारे पास? तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस। बराबर है? कौन से ह्यूमन? ठीक है, तीन साइंटिस्ट है हमारे पास। एक है आपके पास एमडिन। क्या नाम है इसका? एमडिन। दूसरे का नाम है मेयरहॉफ। दूसरे का नाम क्या है? मेयरहॉफ। ठीक है, एक का नाम क्या है? एमडिन। दूसरे का नाम क्या है? मेयरहॉफ। और लास्ट जो साइंटिस्ट है इसका नाम है परनास। क्या नाम है इसका? परनास। ठीक है, एमडेन, मेयरहॉफ, परनास। तो इस पाथवे का नाम क्या हो गया? ईएमपी पाथवे। ईएमपी में यहाँ पे क्या है? ई फॉर एमडेन, एम फॉर मेयरहॉफ और पी फॉर क्या है यहाँ पे? परनास। ठीक है, अब ये जो है रिएक्शन होती कहाँ पे? ग्लाइको आपके पास रेस्पिरेशन की पहली रिएक्शन की लोकेशन क्या होगी? लोकेशन कहाँ पे होगी? बोलो कहाँ पे होंगी? कहाँ पे होती है? सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पे होता? इसके नाम में है ना, सेल में होता। सेल में कहाँ पे होता है? सेल में। सेलुलर रेस्पिरेशन में। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है? तो ग्लाइकोलिसिस आप लोगों ने याद रखना ये होती है साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होंगे? साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेस्पिरेशन में बहुत सारे रिएक्शन रहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं और जो फर्स्ट रिएक्शन रहती है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, उस रिएक्शन का नाम क्या रहता है? ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जो सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है? कॉमन। सारे ऑर्गेनिज्म में क्या है? कॉमन। चाहे आपके पास बैक्टीरिया हो, चाहे आपके पास अमीबा हो, चाहे आपके पास पैरामोशियम हो, चाहे आपके पास फंगस हो, चाहे आपके पास एनिमल का सेल हो, चाहे आपके पास प्लांट का सेल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म आप उठा लो, उसके सेल के साइटोप्लाज्म में एक रिएक्शन होने वाली, उस रिएक्शन का नाम क्या है? ग्लाइकोलिसिस। समझ गए आप? ऐसी रिएक्शन है जो दुनिया के सारी किस्में होने वाली है, ऑर्गेनिज्म में होने वाली है। सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म को छोड़ के, उस ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है? वायरस। वायरस को छोड़ के ग्लाइकोलिसिस सब में होता। ठीक है, चाहे वो आपके पास ऑटोट्रॉफ हो, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बनाता, चाहे वो हेटेरोट्रॉफ हो, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करेगा? दूसरे को खाएगा, चाहे वो पैरासाइटिक हो, चाहे वो डिकम्पोजर हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म तुम दुनिया में उठा लो, सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर एक चीज कॉमन रहेगी कि सबके साइटोप्लाज्म के अंदर एनर्जी बनाने वाली एक प्रोसेस कॉमन रहेगी। वो कौन सी है? ग्लाइकोलिसिस। समझ गए? तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होने वाली? ग्लाइकोलिसिस होने वाली। एक्सेप्ट कौन होने वाला? एक्सेप्ट एक्सेप्ट वायरस। ठीक है, और अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है? ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, और दूसरा क्या आएगा आपके पास? प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सबको कवर कर दिया। यहाँ पे क्या कर दिया आपने? सबको कवर कर दी ये स्टेटमेंट से। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, समझ गए इतना आप लोग? ठीक है, अब जो ग्लाइकोलिसिस है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे? इसमें कितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे? नंबर ऑफ स्टेप्स। नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना कि यहाँ पे 10 स्टेप्स होंगे। कितने स्टेप्स होंगे यहाँ पे? 10 स्टेप्स होंगे। अब हमने आप लोगों को बताया था कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है कौन सी रिएक्शन है? एंजाइमेटिक रिएक्शन है। हमने आप लोगों को कहा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन में चाहे वो ग्लाइकोलिसिस हो या इसके आने वाले जितने रिएक्शन हो, हर रिएक्शन में, हर स्टेप के अंदर क्या इस्तेमाल होने वाला है? एंजाइम। तो अगर हमने कहा यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स 10 है, तो नंबर ऑफ एंजाइम्स कितने होंगे? बोलो कितने होंगे? 10 होंगे। नंबर ऑफ एंजाइम्स कितने यहाँ पे? 10। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमने कहा कि यहाँ पे हम बॉन्ड तोड़ने वाले, किसके बॉन्ड तोड़ने वाले? ग्लूकोज की। और जब ग्लूकोज की बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या निकलना चाहिए? ग्लूकोज। तो आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे एक भी ग्लूकोज नहीं निकलता। नो CO2 इवोल्यूशन। नो CO2 इवोल्यूशन। ग्लाइकोलिसिस के अंदर CO2 निकलेगा? नहीं निकलेगा।
और इसको जो है आप बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसको आप? पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर CO2 का लॉस नहीं होता, इसलिए इसको आप क्या बोलेंगे? पार्शियल ऑक्सीडेशन। अब ग्लाइकोलिसिस होता क्या? ग्लाइकोलिसिस मतलब कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे ग्लूकोज। क्या लेंगे हम यहाँ पे? ग्लूकोज। ग्लूकोज कितने कार्बन का है बोलो? 6 कार्बन का। ग्लूकोज कितने कार्बन का? 6 कार्बन। और ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करेंगे पायरुवेट में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? पायरुवेट। पायरुवेट आपके पास 3 कार्बन का है, ग्लूकोज आपके पास 6 कार्बन का है। इसका मतलब यहाँ पे कितने पायरुवेट बनेंगे? यहाँ पे 2। अभी देख रहे हैं आप कार्बन का नंबर अभी वैसा का वैसा ही है। हमने ग्लूकोज को एकदम बीच में से तोड़े, और जब बीच में से तोड़ेंगे तो CO2 निकलेगा? नहीं निकलेगा। CO2 निकलने के लिए उसको कहाँ से तोड़ना पड़ेगा आपको? कहाँ से तोड़ना पड़ेगा? कॉर्नर से, तभी तो CO2 निकलेगा ना। आपने बीच में से तोड़े तो यहाँ पे एक कंपाउंड बन गया 3 कार्बन का, यहाँ पे एक कंपाउंड बन गया 3 कार्बन का, लेकिन बॉन्ड टूटी, बॉन्ड टूटी, एनर्जी निकली, एनर्जी निकली, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? ATP बनेगा। और ये प्रोसेस का नाम क्या रहने वाला आपके पास? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा फिर? यहाँ पे जो है आपके पास क्या होगा? पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्या होगा यहाँ पे? पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन से आपके पास क्या बनेंगे? 2 पायरुवेट बनेंगे। क्या बनेंगे यहाँ पे? 2 पायरुवेट बनेंगे। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? तो देखो अब हम जो है रिएक्शन चालू कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? ग्लाइकोलिसिस। लेकिन ये रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस सेल में तो हो रही, लेकिन कौन सी सेल में हो रही? प्लांट सेल में। प्लांट सेल में जो ग्लूकोज रहता है उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो जो है आपके पास एक कंपाउंड के फॉर्म में होता है। वो जो है रहता है आपके पास सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज। तो जो है पहले आप लोगों को ग्लूकोज को निकालना पड़ेगा सुक्रोज से। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नीट में आया हुआ है कि सुक्रोज को अगर हम तोड़ेंगे तो हमारे को मिलेगा ग्लूकोज, और जो है साथ ही साथ क्या मिलेगा? फ्रुक्टोज। ग्लूकोज मिलेगा और साथ ही साथ क्या मिलेगा? फ्रुक्टोज। नीट में क्वेश्चन ये आया कि सुक्रोज को तोड़ने के लिए आप कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करेंगे, और ये आपके पास जो है एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है जनरली। इस एंजाइम का नाम आप लोगों ने याद रखना। क्या नाम है इसका? इन्वर्टेज। क्या नाम है इसका? इन्वर्टेज। तो इन्वर्टेज सुक्रोज को तोड़ेगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। आप लोग ये बताओ, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों में से कौन सा आपके पास कंपाउंड है जो ग्लाइकोलिसिस में पार्ट लेगा? तो इसका आंसर क्या रहेगा? दोनों। ग्लूकोज भी जो है ग्लाइकोलिसिस करेगा और फ्रुक्टोज भी ग्लाइकोलिसिस करेगा, लेकिन कौन से स्टेप से ग्लाइकोलिसिस चालू करेगा वो डिफरेंट है। ठीक है, ग्लूकोज आपके पास जो है फर्स्ट स्टेप से ग्लाइकोलिसिस चालू करेगा, और फ्रुक्टोज जो है थोड़ा आगे से एंटर होगा। ठीक है, तो आपके पास फ्रुक्टोज हो गया और ग्लूकोज हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बोथ कैन एंटर, बोथ कैन एंटर इन ग्लाइकोलिसिस, बोथ कैन एंटर इन ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो दोनों कहाँ पे एंटर हो सकते हैं? ग्लाइकोलिसिस के अंदर आराम से एंटर हो सकते हैं। समझिए आप लोग, इतना समझ गए ना? ठीक है, अब जो है आपके पास क्या होगा? अब हमारे पास जो है सबसे पहले ग्लूकोज है। सबसे पहले क्या है? ग्लूकोज है। तो हमारे पास ग्लूकोज है। अब जो है ग्लूकोज को हम जो है क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। ग्लूकोज कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का। ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इसमें कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फर्स्ट स्टेप के अंदर। याद रखो आपके पास ग्लाइकोलिसिस जो है एक प्रोसेस है जिसमें आप एनर्जी बना रहे हैं। ठीक है, एनर्जी क्या रहती है आपके पास? ATP बना रहे हैं। ATP क्या रहता है आपके पास? करेंसी ऑफ सेल, करेंसी। बराबर। तो कोई बिजनेस में अगर आपको जो है करेंसी अर्न करना है तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ता? बिजनेस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट। क्या करना पड़ता? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही रिटर्न मिलता ना। ऐसा तो नहीं है आप बिना इन्वेस्टमेंट करे आपके पास रिटर्न आ रहे। इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हमको ATP बनाने के लिए पहले ATP खर्च करना पड़ेगा। क्या कहा हमने? ATP बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ATP खर्च करना पड़ेगा। तो आपके पास ग्लूकोज है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। तो ग्लूकोज 6 कार्बन का है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी कितने कार्बन का है? 6 कार्बन। अब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा फॉस्फेट कहाँ से है? 6 कार्बन पे फॉस्फेट कहाँ से है? याद रखना यहाँ पे हमें किसका इस्तेमाल करें? ATP का इस्तेमाल करें। जब हमें यहाँ पे ATP यूज करें, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वो कन्वर्ट हो गया हमारे पास एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट कहा गया, वो फॉस्फेट आया आपके पास कहाँ पे? ग्लूकोज के 6 कार्बन पे आके अटैच हो गया। समझ गए आप लोग? अब आप लोग जो है कुछ चीजें याद रखो। आप लोग कुछ चीजें याद रखो कि जब भी जो है हमारे पास ATP का इस्तेमाल होगा या ATP बनेगा, जब भी आपके पास NADH2 का इस्तेमाल होगा या NADH2 बनेगा, और जब आपके पास जो है CO2 बाहर निकलेगा रिएक्शन से, जब ATP का इस्तेमाल होगा या ATP बनेगा, तो जो एंजाइम रहेगा उस एंजाइम का नाम रहेगा काइनेज। क्या नाम रहेगा? काइनेज। याद है ना आप लोगों को हमने कहा था रेस्पिरेशन में हर एक स्टेप के अंदर एंजाइम इस्तेमाल होता, मतलब ये स्टेप के अंदर भी क्या इस्तेमाल हुआ? एंजाइम इस्तेमाल।
जब भी आपके पास NADH2 का इस्तेमाल होगा या NADH2 बनेगा, वहां पे एंजाइम का नाम रहेगा डिहाइड्रोजनेज। क्या नाम रहेगा उसका? डिहाइड्रोजनेज। और अगर जो है आपके पास कोई रिएक्शन में CO2 बाहर निकला, CO2 बाहर निकला, उसको हम बोलेंगे डी कार्बोक्सिलेज। क्या बोलेंगे उसको हम? डी कार्बोक्सिलेज बोलेंगे। ठीक है, ये तीन आप लोगों को कन्वेंशन याद रखना है कि ATP बना या ATP आपके पास इस्तेमाल हुआ तो एंजाइम का नाम क्या है? काइनेज। NADH2 बना या NADH2 इस्तेमाल हुआ, एंजाइम का नाम क्या रहेगा? डिहाइड्रोजनेज। तो अगर वहां से CO2 निकला तो एंजाइम का नाम क्या रहेगा? डी कार्बोक्सिलेज। यहाँ पे ATP यूज हुआ तो यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या होगा? काइनेज। और अब आप लोगों ने याद रखना कि काइनेज तो एंजाइम का नाम हुआ, लेकिन हमेशा हम जो है क्या करते हैं, जो आपके पास सबस्ट्रेट रहता है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट हो गया और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। सबस्ट्रेट का नाम हम आगे चिपकाते हैं। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का। और 6 कार्बन को आप केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? हेक्स। क्या बोलते हैं? हेक्स। इसका नाम होगा हेक्सोकाइनेज। क्या नाम रहेगा इसका? हेक्सोकाइनेज। समझ गए आप लोग? ठीक है। अब जो हमारे पास ग्लूकोज जो है उसके भाई में कन्वर्ट होगा। इसका भाई मतलब फ्रुक्टोज। ठीक है, क्या नाम है इसका? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अगर आप लोगों को मालूम नहीं तो आपके पास जो ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है, ये दोनों एक दूसरे के क्या रहते हैं? इस तरह आइसोमर रहते हैं। आइसोमर क्या रहते हैं? आपके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर रहते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं? आइसोमर। तो आपके पास ये भी 6 कार्बन का है, ये भी 6 कार्बन का है, और जब यहाँ पे आइसोमर है तो यहाँ पे जो एंजाइम है इसका नाम क्या रहेगा? आइसोमरेज। क्या नाम रहेगा इस एंजाइम का? आइसोमरेज जो है इस एंजाइम का नाम है। तो ग्लूकोज अगर एंटर हुआ ग्लाइकोलिसिस में तो यहाँ पे होगा, और फ्रुक्टोज जब एंटर हुआ ग्लाइकोलिसिस में यहाँ पे होगा। बराबर। तो आप बोलेंगे लेकिन सर वहाँ पे तो ATP लग रहा, तो फ्रुक्टोज डायरेक्टली एंटर हो रहा, वहाँ पे ATP नहीं लगा। तो आप ध्यान से देखो वो क्या है? फ्रुक्टोज। और ये क्या है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनने में क्या लगेगा? यहाँ पे ATP लगेगा। तो दोनों भी आपके पास आएंगे, तो आपके पास ग्लूकोज का इस्तेमाल करो या फ्रुक्टोज का इस्तेमाल करो, लगने वाला क्या है? यहाँ पे एक ATP लगने वाला। ठीक है। अब जो आपके पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये आपके पास टूटेगा। ये क्या होगा? आपके पास टूटेगा। और जो है आपके पास सॉरी, ये फ्रुक्टोज जो है 6 फॉस्फेट है, ये आपके पास आगे जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इसमें कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में ही क्या हो गया? आपके पास कन्वर्ट हो गया। अब हम सबको मालूम फ्रुक्टोज में 6 कार्बन के ऊपर फॉस्फेट, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे ATP इस्तेमाल करे थे। यहाँ पे हमने ट्राई फॉस्फेट से डाई फॉस्फेट करे और एक फॉस्फेट ग्लूकोज को दे दिए थे, तो यहाँ पे आया। अभी फर्स्ट कार्बन पे जो है फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आया? फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आया? फिर से वही आपके पास बात हुई। बोलो क्या होगा? बोलो क्या होगा? यहाँ पे हमने ATP इस्तेमाल करे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट से ये हुआ डाइफॉस्फेट, और डाइफॉस्फेट जो है आपके पास हुआ तो एक फॉस्फेट कहाँ गया? ग्लूकोज फ्रुक्टोज के फर्स्ट कार्बन का है। अब आप लोग बोलो एंजाइम का नाम क्या होगा? यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या होगा? काइनेज। क्या नाम रहेगा? काइनेज। इसको आप काइनेज बोलेंगे, इसको आप बोल सकते, सॉरी, इसको जो है काइनेज लिख सकते हैं हम, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं आगे फ्रुक्टो फॉस्फोकाइनेज या फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज। फॉस्फो फ्रुक्टो। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं आप, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फोकाइनेज, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो काइनेज नाम है। अब आप एक बात याद रखना कि जब आपके पास कोई कंपाउंड पे, आपके पास कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है, उस कंपाउंड पे फॉस्फेट ग्रुप लगा, अगर कोई कंपाउंड पे फॉस्फेट ग्रुप लगा तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? फॉस्फोराइलेशन। आपके पास ADP है, ADP को आपने फॉस्फेट ग्रुप चिपका दिए और यहाँ पे ATP बना, इसको भी आप क्या बोलेंगे? फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप चिपका, इसका मतलब ग्लूकोज का क्या हो गया? यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन। तो हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हुआ। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ATP इस्तेमाल करे, ग्लूकोज के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप चिपका है, मतलब ग्लूकोज का क्या हुआ? फॉस्फोराइलेशन। और जब हम ATP बनेंगे, जब हम ATP बनेंगे तो हम किसका फॉस्फोराइलेशन करेंगे? ADP का। ADP को हम फॉस्फेट ग्रुप चिपकाएंगे तो हमारे पास ATP बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? फॉस्फोराइलेशन बोले। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना आप लोगों को? ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए ना? आप सब हम सबके पास क्या बना? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना। अब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, इसको हम तोड़ेंगे। इसको हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे। पहली बार हमारे पास बॉन्ड टूटने वाली है, और आप सबको मालूम कि बॉन्ड टूटेंगी तो क्या निकलेंगी? एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो हमारे पास जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है ये टूटेगा, और ये टूट के क्या बनेगा? ये आपके पास दो कंपाउंड बनेगा। एक का नाम रहेगा पागल। क्या नाम रहेगा इसका? पागल। और दूसरे का नाम रहेगा धप। दूसरे का नाम क्या रहेगा? धप। ठीक है, पागल आपके पास क्या है? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, और ये रहेगा आपके पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या नाम है इसका? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और ये आपके पास क्या है? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ये कितने कार्बन का रहेगा हमारे पास? 3 कार्बन का। कितने कार्बन का रहेगा? 3 कार्बन का। ये कितने कार्बन का रहेगा? 3 कार्बन का।
दोनों कितने कार्बन के, 3 कार्बन। और यहाँ पे आपने एंजाइम याद रखना, यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा इसका नाम है अल्डोलेज। क्या नाम है इसका, अल्डोलेज। तो फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट आपके पास एकदम बीच में से टूटेगा, 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनेगा, 3 कार्बन का डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते इसका नाम क्या है, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ये तो आप सबको मालूम है, मालूम ना आप सबको, ये हमने केल्विन साइकिल में लिखे थे। इसका नाम लिखते हैं हम, इसका नाम क्या है, डाइहाइड्रोक्सी, 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 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट क्या हो गया इसका नाम, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब याद रखना आप लोगों ने, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, ये दोनों क्या एक दूसरे के आइसोमर भाई, ये दोनों एक दूसरे के। इसका मतलब आप जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को पीजीएल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अगर जो आपके पास दो आइसोमर एक दूसरे के बीच में इनका कन्वर्टेबल है, तो यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या रहेगा, क्या नाम रहेगा एंजाइम का, आइसोमरेज एंजाइम का नाम रहेगा। कितने स्टेप हो गया अभी तक, डायपोलिसिस में कितने स्टेप रहने वाले थे, 10। अभी तक कितने हो गए आपके पास, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5 स्टेप। बाकी कितने हमारे पास, 5 स्टेप बाकी। तो हम यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, हम यहाँ से जो है चालू करेंगे। ठीक है, तो मान लो कि आपके पास ये स्टेप है, ये स्टेप डबल से लिखते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास क्या था, PgAl था। ठीक है, आप लोग भी जो है ध्यान से लिखना। और यहाँ पे क्या था, DHAP था, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, PgL है, बराबर है। PgL भी 3 कार्बन का है, और वो भी आपके पास कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, बराबर है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे जो आपके पास PgAl है, जो क्या है PgAl, इसमें से 2 H+ निकलेंगे। क्या निकलेंगे इसमें से, 2 H+ निकलेंगे, रेडॉक्स इक्विवेलेंट निकलेंगे। क्या निकलेंगे, 2 रेडॉक्स इक्विवेलेंट निकलेंगे। तो 2 H+ जो है हमारे पास जो है कौन लेगा, 2 H+ जो है हमारे पास कौन लेगा, ये लेगा हमारे पास NADP+। कौन लेगा ये, NADP+ लेगा। यहाँ पे NADP+ के पास 2 H+ आ गए, और NADP+ के पास 2 H+ आने की वजह से ये क्या बनेगा आपके पास, NADH2 बनेगा। क्या बनेगा आपके पास, NADH2 बनेगा। तो पहली बार हमारे पास इस रिएक्शन में कुछ तो भी बना, क्या बना हमारे पास, NADH2 बना, एनर्जी का पैकेट पहली बार बना हमारे पास। अभी तक हमने सिर्फ क्या करे, इन्वेस्टमेंट करे, एक एटीपी यूज करे, दूसरा एटीपी यूज करे, अभी तक एनर्जी नहीं बनी थी। पहली बार हमारे पास क्या बना, कुछ तो भी बना, और ये कुछ तो भी क्या है, एक NADH2 बना। समझ में आ गया आप, ठीक है। जब आपके पास 2 H+ PgL में से निकला, तो PgL का क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ पे, ऑक्सीडेशन। इसके बाद जो PgL है ये आपके पास बना 1,3, ये आपके पास क्या बना, 1,3 बिस PgA। क्या बना आपके पास, 1,3 बिस PgA। अब आप बोलेंगे सर PgAl इज फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे तो 2 फॉस्फेट ग्रुप दिख रहा, इसलिए तो आपने बिस PgA लिखा। 1,3 बिस PgA का फुल फॉर्म क्या है, राइट, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या फॉस्फो जो है ग्लिसरेट, इसको आप बोलेंगे। ये कहाँ से आया, अब आप लोगों ने याद रखना कि ये जो आपके पास एटीपी से नहीं आया, ये आपके पास क्या आया, H3PO4 से आया। कहाँ से आया, H3PO4 से आया। तो याद रखना यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो है PgL का किसने करा, H3PO4 का। अगर हमने आप लोगों को पूछा कि यहाँ पे जो एंजाइम है इसका नाम क्या रहेगा, बोलो इसके एंजाइम का नाम क्या, डिहाइड्रोजनेस। क्या नाम रहेगा इसका, डिहाइड्रोजनेस, इस एंजाइम का नाम रहेगा डिहाइड्रोजनेस। आप क्या बोल सकते हो, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजन, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजन जो है बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब जो है क्या होगा आपके पास, अब 1,3 बिस PgA से हमारे पास क्या बनेगा, 3 PgA। क्या बनेगा हमारे पास, 3 PgA। अब आप ध्यान से देखो, 1,3 बिस PgA, इसमें 2 फॉस्फेट है, 3 PgA, थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट से एक फॉस्फेट कहाँ चले गया, वो आपके पास गया ADP के पास। जब ADP को जो है फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा, तो आपके पास क्या बनेगा, ATP बनेगा। और जब ADP से ATP बना, तो आप बोलेंगे यहाँ पे क्या हुआ, फॉस्फोराइलेशन हुआ। क्या हुआ यहाँ पे, फॉस्फोराइलेशन। फिर आपके पास क्या करेंगे हम, उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 PgA, जो थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है उसको मूव करेंगे, और क्या करेंगे हम, 2 PgA बनेंगे। 2 PgA जो है उससे क्या करेंगे, अभी भी यहाँ पे एक ही फॉस्फेट है, थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट है। यहाँ पे फॉस्फेट कहाँ पे, सेकंड कार्बन पे। फॉस्फेट बढ़ा यहाँ पे या कम हुआ, नहीं, जितने हैं उतने ही है। अब क्या होगा हमारे पास, बनेगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। क्या बनेगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ये सब कितने कार्बन के, ये सब कितने कार्बन के, 3 कार्बन के, ये सब 3 कार्बन के। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, अभी भी कितना फॉस्फेट, एक ही है, कुछ कम नहीं हुआ कुछ ज्यादा नहीं हुआ, इसका मतलब ना एटीपी बना ना आपके पास कुछ हुआ, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या होगा, अब जो है हमारे पास फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से बनेगा पायरुवेट। क्या बनेगा, पायरुवेट। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से क्या बनेगा, पायरुवेट बनेगा। और साथ ही साथ आपके पास जो है
फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में फॉस्फेट है क्या? पायरुवेट में फॉस्फेट है? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुआ, एडीपी से आपने क्या बनाए? एटीपी बनाए। जब एडीपी पे एक्स्ट्रा फॉस्फेट चिपका तो उसका फॉस्फोराइलेशन हुआ और आपके पास क्या बना? एटीपी बना। अब आप लोग बोलो यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या होगा? यहाँ पे नाम क्या होगा? 1,3 बिस पीजीए और आगे क्या चिपका देंगे हम? काइनेस। ठीक है, या आप बोल सकते फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस बोल सकते। लेकिन यहाँ पे एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम में जनरली हम क्या कर रहे थे? सबस्ट्रेट का नाम चिपका रहे थे। अगर ये रिएक्शन है तो सबस्ट्रेट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया तो सबस्ट्रेट का। लेकिन यहाँ पे आप प्रोडक्ट का नाम चिपकाएंगे और यहाँ पे जो आपके पास एंजाइम है ना, इसका नाम क्या रहेगा? पायरुवेट काइनेस। क्या नाम रहेगा? पायरुवेट काइनेस जो है इसका नाम। और ये भी याद रखना आपने, यहाँ पे जो है बाहर क्या निकला? वाटर। क्या निकला यहाँ से बाहर? वाटर बाहर निकला। ठीक है, ये आपके पास रिएक्शन हुई। अब यहाँ पे रिएक्शन खत्म नहीं हुई। ठीक है, अभी तक हमने देखे कि हमने 2 एटीपी का इन्वेस्टमेंट करे और रिटर्न में हमको क्या मिला? 2 एटीपी मिले और साथ ही साथ क्या मिला? एक एनएडीएच। लेकिन रिएक्शन यहाँ पे खत्म नहीं हुई, क्योंकि आपके पास एक पीजीएल से आपने एक पाइरुवेट बनाए, लेकिन अभी कौन बाकी है? डीएच। आप डीएचएपी को कन्वर्ट करेंगे पीजीएल में और ये रिएक्शन डबल से होंगी। जब ये रिएक्शन डबल से होंगी तो और एक बार NADH2 बनेगा और एक बार एटीपी बनेगा और एक बार क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। इसका मतलब 2 NADH2 बनने वाले हैं, 2 एटीपी बनने वाले हैं और 2 एटीपी बनने वाले। कितने एटीपी हो गए? 4 एटीपी। और NADH2 कितने हो गए? लेकिन इन 4 एटीपी में से हम 2 एटीपी क्या करेंगे? यहाँ पे खर्च करेंगे तो नेट एटीपी कितने बचेंगे हमारे पास? 2 बचेंगे। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास पायरुवेट कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। लेकिन यहाँ पे एक भी कार्बन डाइऑक्साइड निकला नहीं? निकला। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? पार्शियल ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसको आप क्या करो? लिख लो। ठीक, तो देखो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हुआ, मतलब यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ? एटीपी। और क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद जो है आपके पास ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हुआ। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोमरेज। फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉस्फोराइलेशन हुआ, मतलब यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ? एटीपी। तो फ्रुक्टोज को आपने एक फॉस्फेट जो है बॉन्ड फॉस्फेट ग्रुप चिपकाए और फ्रुक्टोज क्या बन गया आपके पास? फ्रुक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट। अब एटीपी जब भी इस्तेमाल हुआ या एटीपी जब भी आपके पास बना तो जो है एंजाइम का नाम क्या रहेगा? काइनेस। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एकदम बीच में से टूट जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अल्डोलेस। और क्या बना आपके पास? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। और साथ ही साथ क्या बना? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये एसीटोन है। ठीक है, इतना याद रखना आपने। उसके बाद जो है PgAl के अंदर से 2 रेडॉक्स इक्विवेलेंट निकले हाइड्रोजन के फॉर्म में और वो किसको अटैच हो गए? Na+। साथ ही साथ जो है PgL का ऑक्सीडेशन कौन करेगा? H3PO4। और आपके पास PgL किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1,3 बिस Pg में। और पहली बार आपके पास एनर्जी बनी इन द फॉर्म ऑफ NADH2। फिर 1,3 बिस Pga 3 Pga में बन गया। यहाँ पे 2 फॉस्फेट है, यहाँ पे एक फॉस्फेट है। एक फॉस्फेट कहा गया, वो एडीपी को मिला। एडीपी का फॉस्फोराइलेशन हुआ और क्या बना? यहाँ पे एटीपी बना। उसके बाद 3 पीजीए। पीजीए के थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट। उसके बाद है 2 पीजीए। पीजीए के सेकंड कार्बन पे क्या है? फॉस्फेट। तो फॉस्फेट का नंबर यहाँ पे सेम है, लेकिन उसका पोजीशन क्या हो? चेंज हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 पीजीए से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और दोनों के बीच में से क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। और यहाँ पे भी फॉस्फेट का नंबर क्या है? सेम है, कोई भी यहाँ पे चेंज हुआ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो आप लोग, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट, पायरुवेट में तो फॉस्फेट नहीं है तो यहाँ का फॉस्फेट कहा गया, वो एडीपी को मिला। एडीपी का फॉस्फोराइलेशन हुआ और क्या बना? एटीपी। जब एटीपी बनेगा तो एंजाइम का नाम क्या रहेगा? काइनेज। और पहली बार प्रोडक्ट का नाम चिपका आपके पास पायरुवेट काइनेज। ये रिएक्शन आपके पास एक बार हुई। फिर जो है आपके पास डीएचएपी जो है कन्वर्ट हो जाएगा पीजीएल में और ये रिएक्शन क्या होंगे? आपके पास फिर से होंगे। रिएक्शन कहाँ पे हो रही है? रिएक्शन साइटोप्लाज्म में हो रहा है। किसका साइटोप्लाज्म? सेल के। ठीक है, तो दुनिया के जो सारे सेल्स है, सारे सेल्स के अंदर एक रिएक्शन कॉमन है रेस्पिरेशन की, वो कौन सी है? ग्लाइकोलिसिस। समझिए आप लोग इतना? ठीक है, ये कौन सा स्टेप है बोलो गिन के? स्टेप नंबर 6। क्या टोटल 10 हो गए? 10 नहीं हुए? ये देखो, ये कौन सा है? 5th, 6, 7, 8, 9, बराबर 10। इसमें हम एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट लिखेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो हमारे पास है इन स्टेप 6, इन स्टेप 6 2 रेडॉक्स इक्विवेलेंट
2 redox equivalents in form of H are removed किसमें से निकाले हमने, रिमूव फ्रॉम, 2H कहाँ से निकाले थे हमने, PGL से, एंड ट्रांसफर टू किसको दिए थे हमने, NAD प्लस, ठीक है। और साथ ही साथ लिखेंगे हम, और साथ ही साथ लिखेंगे PGL इज ऑक्सीडाइज बाय H3PO4। आप लोगों ने एक बात याद रखना कि NADH2 जहाँ पे बनता है वहाँ पे 2 रिएक्शन होती है, NADH2 इस्तेमाल होगा या NADH2 बनेगा, तो उस स्टेप के अंदर 2 रिएक्शन होती है, एक रिडक्शन होता है और दूसरा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। समझो, कभी कभार आपको जो है एग्जाम में ऐसा नहीं पूछता कि बताओ आपके पास कौन से स्टेप में NADH2 बना, ठीक है, नंबर ऑफ जो है NADH2 पुलिस में, ऐसा पूछेगा कि ग्लाइकोलिसिस में नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन कितने हुए, तो याद रखना उन्हें नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन पूछा तो जहाँ पे NADH2 बना या NADH2 इस्तेमाल हुआ उसको क्या बोलते हैं आप, ऑक्सीडेशन। कितने हुए वहाँ पे, एक हुआ था आपके पास PGL में, फिर दूसरा DHA कन्वर्ट हुआ, फिर से क्या हो गया PGL। तो होता क्या कि आपके पास क्या है, आपके पास ये कहा, आपके पास यहाँ पे NADP प्लस से क्या बना, NADH2 बना, बराबर। अब कोई कंपाउंड को हाइड्रोजन मिलता है तो उसका क्या होता है, रिडक्शन, बराबर। लेकिन ये जो हाइड्रोजन इसको मिल रहा है तो इसने कोई कंपाउंड और से कोई और कंपाउंड से निकाला, अगर कोई कंपाउंड से हाइड्रोजन निकलता है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और जो कंपाउंड को जो है आपके पास हाइड्रोजन मिलता है उसका क्या होता है, रिडक्शन। याद रखना, तो NADH2 जहाँ बन रहा या NADH2 जहाँ पे इस्तेमाल हो रहा वहाँ पे रिडक्शन भी होता है और क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। इसलिए जो है जब हम बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे, ठीक है, अब ये NAD प्लस ने क्या करा, NAD प्लस ने हाइड्रोजन निकाला, तो आपके पास हमने कहा था यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होता, डीहाइड्रोजनेस, डी मतलब निकालना, किसको निकाला, हाइड्रोजन को, इसलिए एंजाइम का नाम क्या है, डीहाइड्रोजनेस। और डीहाइड्रोजनेस एंजाइम का नाम और एक है, जब हम बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे डीहाइड्रोजनेस का नाम रहता ऑक्सीडोरिडक्टेज, क्योंकि जहाँ भी डीहाइड्रोजनेस इस्तेमाल हो रहा वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होता है और क्या होता है, रिडक्शन। लिखने की जरूरत नहीं आप लोगों को, हम बायोमोलिक्यूल में जो है इसको पढ़ने वाले, बायोमोलिक्यूल में जितने टाइप्स के एंजाइम रहते उन सब के बारे में हम पढ़ते, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने क्या क्या बना, तो सबसे पहले बोलेंगे हम टोटल नंबर, सबसे पहले हम देखेंगे टोटल कितने ATP, टोटल ATP फॉर्म, बोलो, ठीक है। 2 ATP बने थे एक PGL से, लेकिन जो है आपके पास PGL कितने हुए थे, 2, तो आपके पास कितने बने, टोटल 4 ATP बने, ठीक है। लेकिन हम ATP यूज भी करें, नंबर ऑफ ATP कंज्यूम बोल सकते हैं, या आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यूज भी लिख सकते हैं। कितने ATP यूज करें हमने, 2 ATP यूज करें, तो हमारे पास नेट ATP कितने हो जाएंगे, फिर नेट ATP, ठीक है, नेट गेन ऑफ ATP कितना हो जाएंगे आपके पास, 2 ATP का हमारे पास क्या हुआ, गेन हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास NADH2 कितने बने, NADH2, ठीक है, नंबर ऑफ NADH2 फॉर्म कितने बने, 2 NADH2 बने, बराबर है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने याद रखना कि NADH2 रहता क्या, याद रखो आपके पास ATP और NADH2 दोनों क्या है, करेंसी है सेल की, जनरली ATP को बोलते हैं करेंसी ऑफ सेल, ठीक है। करेंसी क्या रहती है कि आप जो है कहीं गए, फॉर एग्जांपल आप जो है कोई पानी पूरी वाले के पास गए, उसको क्या बोले आपने, आपने पानी पूरी खा लिए, तो उसको क्या देंगे, आप पैसे देंगे, 10 रुपये दिया आपने उसको, बराबर है, तो क्या दिया आपने उसको, 10 ATP दी, चिल्लर दिया आपने, क्या दिए, 10 ATP। लेकिन जो है अगर आप पानी पूरी वाले के पास गए और आपने क्या करे वहाँ पे 10 रुपये की पानी पूरी खाए और उसको 10 रुपये का चेक लिख के दे रहा है, ऐसा होता नहीं होता। तो आपके पास जो NADH रहता है, चेक रहता है, क्या रहता है, चेक। अब चेक के ऊपर क्या लगे रहता है आपके पास, करेंसी लिखी रहती है, ATP। तो ये जो NADH ये चेक है, इस चेक के ऊपर लिखा रहता है 3 ATP, क्या लगा हुआ है, 3 ATP। लेकिन तुम चेक कहीं भी इस्तेमाल कर सकते नहीं, चेक इस्तेमाल करना है तो पर्टिकुलर जगह पे जाना पड़ता है, कौन सी पर्टिकुलर जगह, बैंक जाना पड़ेगा। इसी तरह जो सेल के अंदर बैंक रहता जहाँ पे तुम्हारे को चेक ले जाना पड़ता, तब जाके NADH2 मिलता, तब जाके ATP मिलता। एक NADH2 देंगे आप बैंक में, चेक देंगे तो क्या देंगे आपको, 3 ATP। और सेल के अंदर जो बैंक है जो NADH2 को एक्सेप्ट करता वो रहता आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, क्या रहता, माइटोकॉन्ड्रिया। अब चेक जो है आपके पास, आप बैंक में ले जाके सब फेंक देते, ये लो चेक बोल के मेरे को ये पैसे दो, नहीं, आपको कहाँ जाना पड़ता है, बैंक के अंदर एक स्पेसिफिक काउंटर पे जाना पड़ता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो आपको NADH2 जो है लेके जाना पड़ेगा, कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन के पास। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, तो इनर मेम्ब्रेन के पास आप ले जाएंगे और इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक रिएक्शन होती है
जिसका नाम है ETS। ETS क्या करता है आपको, एक NADH2 से 3 ATP देता। इसका मतलब यहाँ पे कितने ATP बने, 2 3 6 बने, बराबर है। लिख लो इसको आप।